नमस्कार सभी लोगों को। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंडिया नीट टेस्ट 13 का, और पेपर हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। 51 टू 75 क्वेश्चन यानी मैं करूंगा, और 76 से लेकर 100 क्वेश्चन कौन करेंगे? शिल्पा मैम करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं 51 टू 75 क्वेश्चन की। और उसके पहले अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हम लोग हैं 51 क्वेश्चन की। तो देखिए क्या लिखा है 51 में, हिंदी में पेपर दिया हुआ आपका है। तनु विलयन सम्मिलित करता है। तो देखो तनु विलयन की बात करेंगे सर, तो तनु विलयन सम्मिलित करता है लिखा हुआ है। क्या अगर तनु विलयन को बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, तनु विलयन का मतलब क्या होता है? मतलब होगा क्या? तनु विलयन की बात किया जाए तो इसका मतलब ये होता है, क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। क्या बोलेंगे? विलेय प्लस क्या होगा आपका? विलायक। इसका मतलब सर ये हुआ कि विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है, और विलायक की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। किसमें? विलयन में। तो इसका मतलब देखो क्या लिखा है, विलेय की काफी अधिक मात्रा है, ये तो गलत हो गया। विलायक की काफी अधिक मात्रा, यही सही आपका है। विलायक की काफी कम मात्रा, ये तो गलत हो गया। विलेय व विलायक की अलग लगभग समीप मात्रा, नहीं भैया ये भी गलत है। तो क्या होगा आपका? सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्या लिखा है? जल में 10% ग्लूकोज द्रव्यमान से का आशय है। क्या दिया है? पहला ऑप्शन 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में प्रेजेंट है। दूसरा क्या दिया है? 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में प्रेजेंट है। तीसरा क्या दिया है? 10 ग्राम ग्लूकोज 100 मिलीलीटर जल में प्रेजेंट है। 10 ग्राम ग्लूकोज 110 ग्राम जल में प्रेजेंट है। यही सर 10 ग्राम ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? 10 ग्राम जो ग्लूकोज होता है, अब जो ग्लूकोज अगर मान लीजिए 100 ग्राम हम जल ले लें, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, इसका मतलब क्या होगा आपका? 90 ग्राम क्या होगा आपका? जल, और 10 ग्राम क्या होगा आपका? ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा आपका? यहाँ पे सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 53 क्वेश्चन की। आइए क्या लिखा है? फिनाल एथेनॉल से दुर्बल अम्ल है। फिनाल एथेनॉल से दुर्बल अम्ल है। बताइए फिनाल एथेनॉल से दुर्बल अम्ल है क्या? बोलिए। नहीं है। फिनाल एथेनॉल से क्या है? दुर्बल नहीं, प्रबल अम्ल है। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रबल अम्ल है। अच्छा, फिनॉक्साइड आयन एथॉक्साइड आयन से ज्यादा क्षारीय है। फिनॉक्साइड आयन मतलब बोलेंगे, फिनॉक्साइड आयन का मतलब देखो, इसको बोलते हैं फिनाल। C6H5OH को हम लोग बोलते हैं फिनाल। और एथेनॉल का मतलब क्या होता है? C2H5OH। मतलब क्या बोलेंगे? फिनाल एथेनॉल से दुर्बल अम्ल है। नहीं, क्या फिनाल क्या है? एथेनॉल से प्रबल अम्ल है। फिनॉक्साइड आयन एथॉक्साइड आयन से ज्यादा क्षारीय है। ज्यादा क्षारीय नहीं है, क्या होगा आपका? कम क्षारीय हो जाएगा। क्या होगा आपका? कम क्षारीय। इसका मतलब सर क्या हुआ? एसर्शन और रीजन दोनों क्या हो जाएंगे आपके? गलत हो जाएंगे, ठीक है ना, असत्य है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 54 की। देखिए क्या लिखा हुआ है? फिनाल का pKa एथेनोइक अम्ल से कम है। फिनाल का pKa एथेनोइक अम्ल से कम नहीं है, क्या है आपका? ज्यादा है। क्या होगा आपका? ज्यादा है। फिनॉक्साइड आयन RCO- से अधिक अनुनादी संरचना स्थायी कर रहा है। फिनॉक्साइड आयन RCO- से अधिक अनुनादी रूप से अस्थाई है। नहीं भैया, क्या बोलेंगे? देखिए अधिक अस्थाई रूप से अनुनादी, देखो ऐसे तो बोला जाए फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस ज्यादा है, लेकिन देखो लिखा हुआ RCO- से अधिक अनुनादी है। अधिक अनुनादी का मतलब क्या? यहाँ पे क्या होगा आपका? ये भी क्या होगा आपका? अधिक नहीं होगा, कम अनुनादी हो जाएगा। मतलब क्या होगा? ये भी आपका गलत हो जाएगा। मीन्स हम ये बोल सकते हैं क्या कि 54 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या होगा? आपका फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कथन और कारण क्या है? दोनों आपके क्या हैं? असत्य हैं, ठीक है। चलिए क्या पूछा गया 55 में? निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन से संबंधित है? आदर्श विलयन की बात करेंगे, आइडियल गैस की बात करेंगे, तो आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? PV = EnRT होता है। और यहां बात करेंगे
यहाँ पे इंथैल्पी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, और क्या बोलेंगे, मिक्सचर वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0 होगा। तभी क्या होगा, एक आदर्श विलयन की भांति कार्य करेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों के मिक्सचर क्या होना चाहिए, आपके 0 होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं क्या 56 का। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन नहीं है, बताइए। आदर्श विलयन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड टॉल्यूइन, ब्रोमोएथेन एंड क्लोरोएथेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। बताइए कौन आदर्श विलयन नहीं है, आइडियल सोल्यूशन नहीं है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, क्या हो सकता है, बोलिए आप लोग। आदर्श विलयन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए आदर्श विलयन यही नहीं है, कौन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, मतलब बोलेंगे CH3 COCH3 एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म क्या होगा आपका CHCl3। दोनों क्या है, अलग अलग है, और दोनों क्या बोलेंगे आपके निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं आपके। तो क्या होगा आपका, यही आदर्श विलयन के एग्जाम्पल नहीं होंगे। ठीक है। चलिए सांद्रता की पूर्ण दर जब विलयन डैश 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 नियत नियम का पालन नहीं करता है तो यह अनादर्श विलयन कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। खाली स्थान में बता रहा है, क्या बता रहा है, देखिए डाल्टन्स, हेनरी, राउल्ट्स और उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा, देखिए सांद्रता की पूर्ण दर जब नियम का पालन नहीं करती है, किसकी, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है, तो वो क्या कहलाती है, अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है ना। चलिए 58 की बात करें हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ, एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, एक अवाष्पशील विद्युत अनअपघट ठोस विलयन का भार कितना दिया, 0.5 ग्राम, को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया। ठोस आदर्श ठोस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है ना। तो क्या हम लोग, इसका एक बहुत अच्छा फार्मूला है, क्या होता है बताइए, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा आपका, होगा आपका W2 अपान W1 इंटू M1 अपान M2। ठीक, पी नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताइए आप लोग, कितना दिया, देखो इसमें, यहाँ देखो देखो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, तो पी नॉट का हो गया क्या 0.850 माइनस विलयन का दिया हुआ, देखो कहाँ दिया है, देखो विलयन का ए 0.845 अपान 0.850 इज इक्वल टू वेट W2 बताओ कितना दिया हुआ है, बोलिए आप लोग। देखिए अनअपघट ठोस का भार 0.5, तो 0.5 अपान कितने ग्राम बेंजीन में है, 39 ग्राम। ठीक, इंटू W1 की वैल्यू कितना दिया, जल्दी बोलिए आप लोग, बोलिए। देखिए बेंजीन दिया हुआ, अब बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, 78 ग्राम। ठीक, तो 78 M2 का निकाल लीजिए। तो जब हमको इसको निकालेंगे तो यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, M2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ कर दीजिए 0.005 अपान 0.850 और यहाँ पे इज इक्वल टू, देखो तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, तो हम ऐसे लिख दें M2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, जब इसको इधर लगे जाएंगे तो आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 78 इंटू 0.850 अपान क्या हो जाएगा आपका 32 इंटू 0.005। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 170 क्या आ जाएगा आपका ग्राम पर मोल। कैसे, देखिए यहाँ से इसको हटा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट गया आपका, 5 से काट दीजिए इसको, 5 का 5,
3, 5 से 35, 170 आ गया। ठीक, यहाँ से काट दीजिए क्या, 16 से काट सकते हैं आप, या फिर 8 से काट दीजिए। देखो 8 दूना, देखो यहाँ पे काट दो, 8 चौका 32, 4 यहाँ पे 8, 8 दूना 16, 1 0, तो 8 एक नम 8, 8 8 8 दूना 16, 8 पे 40, 21.25। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, यहाँ पे यहाँ इसको काट दीजिए किससे, 4 से, 4 एक नम 4, 3 और 8, 4 बाटी 32, 4 नंबर 36, 9 2 4 5 20। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आपका आ जाएगा, 170 ग्राम पर मोल आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 59 की। देखिए लिखा हुआ आपका बिलियन की मोलरता ज्ञात करें यदि 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित है। मोलरता मीन्स मोल, कैपिटल M, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, मोल अपान वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में। मोल क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना दिया होगा 5 अपान NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है, ग्राम होता है, तो कितना होगा आपका 40 इंटू अब क्या होगा आपका लीटर में दिया, मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो 450 डिवाइड बाई ऊपर क्या होगा आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसको हम लोग साफ करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और क्या बोलेंगे 25 चौका 100, या 4 गुणे 25 कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 5 20 हो जाएगा आपका, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो 25 पचे 125, 125, 25 पचे 125 डिवाइड बाई 450, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ जीरो लग जाएगा प्रभ, तो क्या 4 दूना 8, 0.2, तो 0.2 एक ही है, 0.278 क्या आएगा आपका मोल पर डेसीमीटर क्या होगा आपका क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चल अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 60 क्वेश्चन की। देखिए 60 क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, 75 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल की मोललता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मोललता। तो मोललता के बारे में हम लोग बात करेंगे तो मोललता का फार्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से। मोललता, तो मोललता इज इक्वल टू क्या होता है, मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सल्यूट अपान बोलते हैं हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, किसमें होता है, केजी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट की बात किया जाए तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट की बात किया जाए तो वेट कितना दिया है जल्दी बोलिए आप लोग, देखिए 2.5, कितना दिया है 2.5। और इथेनोइक एसिड की बात किया जाए तो क्या होता है आपका C2H5COOH। तो देखो 12 24 36 30, 12 24 36 2 कितना होगा आपका 62 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 62। अच्छा, और मास ऑफ सॉल्वेंट पे दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा आपका इनटू कितना आएगा आपका है 75 ग्राम दिया हुआ है, तो 75 ग्राम, और इसको ग्राम को किलोग्राम में, क्योंकि किलोग्राम में आंसर दिया हुआ है, तो 1000 से क्या करेंगे ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए यहाँ पे अगर हम लोग काटते हैं तो ये काट दीजिए, आप क्या होगा आपका 25 से कदम 25, 25 यहाँ कितना होगा 75, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, और हम लोग काटे यहाँ पे तो 2 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 एकम 31, यहाँ पे कितना 2 25 10 500 हो जाएगा, मतलब क्या होगा आपका 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 डिवाइड बाई आपका कितना होगा 3, 3 3 9 क्या 93 हो जाएगा। अब इसको इसमें कर दीजिए तो पॉइंट यहाँ 0 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे कितना जाए 500, तो कर सकते हैं क्या 5 बार 40, 5 9 45, 0.9, तो 0.9 कोई दिया हुआ है, 0.856 दिया हुआ है, तो 0 पॉइंट क्या होगा आपका 9, तो लगभग कितना आ जाएगा 0.9 क्या होगा आपका मोल पर क्या होगा आपका केजी हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 60 का आंसर कितना होना चाहिए आपका, फोर्थ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग काटने में थोड़ी सी गलती कर दिए हैं। यहाँ पे देखो 0.25 73 और आपका 62 1000, तो यहाँ जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आंसर ना होकर क्या हो जाएगा आपका 5 पॉइंट कितना आएगा आपका 0.566 केजी आ जाएगा, तो कितना आएगा आपका 0.556 मोल पर कितना आ जाएगा आपका केजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो 60 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका
हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए 61 की बात करें तो 61 देखो क्या लिखा हुआ, बेंजीन का क्वथनांक इतना दिया हुआ है। जब 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलते हैं तो क्वथनांक 354.11 बढ़ जाता है। यदि बेंजीन के लिए Kb का मान इतना दिया हुआ है तो पूछ रहा है विलेय का अणुभार क्या होगा। सबसे पहले क्या निकाल दीजिए आप, यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस निकाल दीजिए। तो निकाल दीजिए तो सबसे पहले डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा आपका डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा आपका टीबी माइनस क्या बोलेंगे डेल्टा टीबी नॉट। तो क्या होगा आपका टीबी माइनस डेल्टा टीबी नॉट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, टीबी की वैल्यू कितना दिया देखो यहाँ पे 354 माइनस 353.23 के। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कितना वैल्यू आ जाएगा 1123, तो हो जाएगा आपका 12, तो कितना जाएगा आपका 12, तो कितना जाएगा आपका जल्दी बोलिए आपका आंसर 0. इतना करिए 1 में इसको घटाना है ना, तो कितना जाएगा 0. कितना आएगा आपका 88 केल्विन हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा क्या निकला टीबी निकला। अब क्या पूछा क्या, केबी का मान दिया हुआ है तो पूछ रहा है क्या आपसे, देखिए पूछ रहा है विलेय का अणुभार क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा आपका डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है केबी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होती है आपकी मोललिटी होती है। तो केबी की वैल्यू दिया हुआ केबी इंटू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे बोले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, ऐसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा सल्यूट का और इनटू करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट किसके लिए हो जाएगा आपका केजी। अब देखिए तो केबी की वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे केबी की वैल्यू कितना दिया आपका है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2.53 दिया हुआ है। ठीक, और देखो यहाँ पे यम, अब W1 की वैल्यू कितना दिया जल्दी बोलिए, W1 की वैल्यू कितना दिया है बोलिए, कितना दिया बताइए 1.8 कितना दिया देखो यहाँ पे 1.8 W1 देखो लिया हुआ है। तो क्या करेंगे देखो क्या होगा आपका इंटू 1.8 अपान अवाष्पशील मतलब क्या बोलेंगे 1.8, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए आप लोग। यहाँ पे देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका यम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम आप बेंजीन में घोलते हैं तो 90 ग्राम, तो 90 ग्राम ऑफ बेंजीन आप पूछे तो ग्राम पर मोल दिया हुआ है तो क्या होगा आपका बस। अब इसका मतलब क्या 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पर जो ये वैल्यू हुई है 90 ग्राम हो गई आपकी। अब ग्राम ऑफ ग्लूकोज में ठीक है तो किलोग्राम में दिया हुआ आपका छोड़ दीजिए आप यहाँ पे। तो क्या पूछा गया 90 ग्राम, तो 90 ग्राम हमने कर दिया। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे, उसके बाद हम क्या निकालना है हमको है M2 की वैल्यू, और यहाँ पे देखो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितना दिया हुआ आपका है, देखो हमने वैल्यू निकाली है 0.8, यहाँ पे कितना होगा आपका 0.88 केल्विन। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है यम, तो यम की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.53 इंटू 1.8 अपान कितना होगा आपका 90 इंटू 0.88। ठीक, तो जब यहाँ पे मॉलिक्यूलर पूछ रहा है विलेय का अणुभार पूछ रहा है तो इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 57.5, इसको पूरा हो जाएगा कितना आएगा आपका 58 आ जाएगा। 58 ग्राम पर कितना हो जाएगा मोल, लेकिन लगभग आंसर कितना दिया देखो यहाँ पे 57.5, तो यही आपका आंसर है। ठीक है ना, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या 62 का, देखिए क्या दिया हुआ है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में घोलते हैं, हिमांक में अवनमन का मान होगा। हिमांक में अवनमन पूछा है, इसका मतलब क्या होगा आपका बताइए। यहाँ एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं हिमांक में अवनमन मतलब क्या होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है KF इंटू स्मॉल एम। तो बोलेंगे क्या हम लोग ऐसे KF इंटू क्या होगा आपका
स्मॉल एम। तो के एफ की वैल्यू कितना दिया है 1.86 दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या 45 ग्राम, तो 45 ग्राम लिख दीजिए। वेट कितना दिया है 45। और इथाइलिन ग्लाइकॉल की बात किया जाए तो इसका मोलर मास निकाल लीजिए, तो कितना होगा आपका 24 और 36 और 30 32 कितना हो जाएगा आपका 62। देखिए 24 36 32 कितना हो जाएगा आपका 62। तो यहाँ लिख दीजिए आप क्या 62 इंटू, आप देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है आपको, देखो 600 ग्राम, तो 600 क्या हो जाएगा आपका ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज कर देंगे तो 1000 से ऊपर क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसकी वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख लीजिए 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 2 0 और क्या होगा आपका काट सकते हैं हम लोग हैं यहाँ पे 31 दूना 62, तो यहाँ 6 से काट देंगे तो 6 पचे 6 6 36 6 42 7 और 42 3 6 पचे 30 0.5, तो क्या हो जाएगा आपका 1.86 इंटू 7.5 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 62, और जब इंटू 10 कर देना पड़ेगा, यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, कितना आएगा आपका आंसर यहाँ बताइए 2.2 केल्विन हो जाएगा। कितना आएगा आपका 2.2 केल्विन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या पूछा आपसे है, देखिए हिमांक में अवनमन, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू पूछ दिया 2.2, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 2.2 केल्विन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 63। देखो क्या लिखा हुआ, हिमांक मापक स्थिरांक व संलयन एंथैल्पी में सही संबंध है। तो क्या है, देखो यहाँ पे एक फार्मूला दिया, पूछ रहा है आपका के एफ की वैल्यू हिमांक मापक स्थिरांक व संलयन एंथैल्पी में क्या संबंध सही है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे फार्मूला क्या होना चाहिए आपका, के एफ इज इक्वल टू आर इंटू एम वन, आर इंटू क्या है आपका एम1, तो आर इंटू एम1 इंटू क्या बोलेंगे टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। यही आपका क्या होगा आपका हिमांक मापक स्थिरांक व संलयन एंथैल्पी में सही संबंध को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 64 में, जब किसी विलयन पर उसके पराफरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से शुद्ध विलायक के गुजरने की घटना को क्या कहते हैं, पराफरण दाब, विपरीत दाब, विपरीत पराफरण, विपरीत प्रक्रम, विपरीत दाब। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या कहते हैं। मतलब पूछ रहा है शुद्ध विलायक से गुजरने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी बोलिए। उसके विलायक से अधिक दाब लगाया जाता है तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं विपरीत पराफरण बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको बोलते हैं विपरीत परासरण। आइए क्या दिया 65 में 2 कॉलम दिए गए हैं, पूछ रहा है क्या इसमें सही मिलान क्या होगा। देखिए समपरासारी विलयन की बात करेंगे तो लिखा विलयन जिसका विलयन पराफरण दाब दिए गए, विलयन जिसका विलयन पराफरण दाब दिए गए के बराबर हो। अच्छा, अति परासरी दाब, विलयन जिसका विलयन पराफरण दाब दिए गए से अधिक होना चाहिए। समपरासरी मतलब बराबर होना चाहिए, ठीक ना। अब अति परासरी मतलब क्या होना चाहिए आपका अधिक होना चाहिए। अल्प परासरी का मतलब क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो ये क्या होगा आपका फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड, और क्या होगा आपका थर्ड का थर्ड हो जाएगा। मीन्स पी का फर्स्ट, क्यू का सेकेंड एंड आर का क्या हो जाएगा आपका थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 66 क्वेश्चन की। आइए क्या दिया है आपका, देखिए ये भी क्या दिया आपका 2 कॉलम दिए गए हैं, पूछ रहा है कि सही मिलान इसमें क्या होगा। देखिए पराफरण दाब बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है पाई भी इज इक्वल टू क्या होता है एन आर टी होता है। तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका, क्या होगा पाई भी इज इक्वल टू एन आर टी, मतलब फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। फर्स्ट का क्या होगा बताइए सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा हेनरी नियम, हेनरी कांस्टेंट की बात करेंगे तो बताओ क्या होता है, बताइए हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे बताइए इसको हम लोग, बताइए। अब देखिए एक इसको तो खत्म हो गया, ये है और ये है, तो ये टी एच इंटू क्या होता है बताइए हेनरी कांस्टेंट का मतलब क्या होगा आपका, बोलिए। बोलेंगे पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स होता है।
ठीक है। राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे हम लोग, तो राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे तो क्या होता है, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है, क्या होता है, राउल्ट्स लॉ होता है। ठीक। क्वथनांक में उन्नयन की बात करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, के बी इंटू यम होता है। तो मिला लीजिए पी का सेकेंड, पी का सेकेंड, पी का सेकेंड, क्यू का फोर्थ, क्यू का फोर्थ, क्यू का फोर्थ हो गया। चलो भैया, अच्छा राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, क्या होगा, आर का फर्स्ट, आर का फर्स्ट, आर का थर्ड, तो आर का फर्स्ट ये आपका क्या होगा, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे 67 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका कथन, फर्स्ट समान ताप पर अलग अलग गैसों के लिए केएच का मान अलग अलग होता है। हेनरी नियम स्थिरांक गैस की प्रकृति का फलन है। बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। एकदम बात दोनों सही है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पे समान ताप पर अलग अलग गैसों के लिए केएच का मान कैसा होना चाहिए आपका, अलग होना चाहिए, एकदम सही है। क्या हेनरी नियम स्थिरांक गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये भी एकदम सही है। इसका मतलब क्या, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन क्या क्या कर रहा है, सही व्याख्या करता है। कथन कारण क्या कर आपका, सही व्याख्या आपका कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्या 68 की, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेथेनॉल के बनने में सही नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ, यह पीने के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है। अच्छा, यह अत्यधिक विषैला है, ये तो एकदम सही है। इसे एथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन द्वारा बनाया जाता है, एकदम सही है। यह सभी अनुपातों में जल के साथ मिश्रणीय होता है। बताइए, ये भी क्या आपका सही है। क्या यह पीने के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है, एकदम गलत है। क्या होना चाहिए आपका, पीने के उद्देश्य के लिए क्या होता है आपका, प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि विषैला होता है। कैसा होता है, विषैला होता है। ठीक है ना। चलो भैया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह एंजाइम जो ग्लूकोज से एथेनॉल के परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है, ग्लूकोज से एथेनॉल के परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है, कौन, इनवर्टेज, जाइमेज, माल्टेज एंड डाइएस्ट्रेज। क्या होगा, जल्दी बोलिए आंसर, जाइमेज होता है। क्या होता है भैया, जाइमेज होता है, जो ग्लूकोज से एथेनॉल के परिवर्तन के लिए क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, जाइमेज। देखिए 70 की बात करेंगे, 1 मोल हेप्टेन जिसका ये दिया हुआ है वाष्पदाब को 4 मोल ऑक्टेन इतना दिया हुआ है के साथ मिलाया जाता है। पूछ रहा है परिणामी आदर्श विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लें, इसका मोल फ्रिक्शन निकाल लें। तो मोल फ्रिक्शन किसके लिए निकाल लें, मोल फ्रिक्शन की बात करेंगे हेप्टेन की। अगर मोल फ्रिक्शन हेप्टेन की बात करेंगे तो उसके मोल अपान टोटल मोल, तो 1/1 + 4, तो कितना हो जाएगा आपका 1/5। मोल फ्रिक्शन किसका निकाल लो, किसका निकाल लो, क्या आपको को यहाँ पे देखो ऑक्टेन की बात कर रहा है, तो OCT ऑक्टेन की बात करेंगे तो 4/1 + 4 कितना होगा आपका 4/5 हो जाएगा। ठीक। अब भैया क्या ये दोनों बातें, क्या मोल फ्रिक्शन निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, आदर्श विलयन का वाष्प दाब, मतलब पूछा है PS की वैल्यू पूछ रहा है, तो PS इज इक्वल टू क्या होता है, P0 A × XA प्लस P0 B × XB। तो P0 A की बात करेंगे तो देखो दिया हुआ P0 A × XA, P0 A की वैल्यू कितना दिया है, देखो वाष्प दाब 92 दिया हुआ है, तो क्या होगा आपका 92। तो लिखिए भैया 92, सॉरी कितना दिया है 92, हाँ ठीक है 92 × 1/5 प्लस कितना दिया है, देखो यहाँ पे वाष्प दाब 31 इंटू क्या लिखा है 4/5। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का तो 5 ही है, 5 हो जाएगा यहाँ पे 92 अब प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 4 4 12 124, तो कितना जाएगा 4 2 6 9 2 11 1 1 2, तो कितना का आपका 256 पॉइंट कितना आएगा 5, तो 4 5 20 हो जाएगा, और 104 सॉरी 4 5 का 20 5 3 15 5 दूना 10,
ठीक ना। तो कितना आएगा आपका, देखो यहाँ दिया हुआ है 53.5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 1, तो 5 तिहाई 15, ठीक, 5 दूना 10, तो 43.2, तो कहाँ 43.2 क्या होगा आपका मिलीमीटर ऑफ क्या होगा आपका HG हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 71 का। वो क्या लिखा हुआ है, अणु संख्य गुणधर्म निर्भर करता है विलयन में घुलित विलेय कणों की प्रकृति पर, विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या पर, विलयन में घुलित विलेय कणों के भौतिक गुण पर, विलायक कणों की प्रकृति पर। जल्दी बताइए क्या होगा आपका, अणु संख्य गुणधर्म की बात करेंगे, याद रखिएगा विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या पर। अणु संख्य गुणधर्म की बात करेंगे तो क्या होता है, विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या पर निर्भर करता है। तो यही क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तो आपका क्या है, थ्योरेटिकल है, आपको लर्निंग करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं 72 का, KCl NaCl एंड K2SO4 के लिए 1/2 गुणांक की वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे 1/2 गुणांक उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे K प्लस की बात करेंगे, यहाँ पे KCl की बात कर रहे हैं, और हम लोग NaCl की बात कर रहे हैं, और हम लोग क्या बात कर रहे हैं K2SO4 की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ आयन देखो यहाँ पे +1 -1 +1 -1, यहाँ पे 2K प्लस हो जाएगा अब प्लस SO4 -2 हो जाएगा। नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे, 3 आयन्स यहाँ बन जाएंगे, यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 आयन बनेगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 2 आयन्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 2 2 3 हो जाएगा, 2 2 आपका 3 हो जाएगा। आंसर सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 73 की। देखिए क्या दिया आपका, आर्गन CO2 या CHO फॉर्मेल्डिहाइड और CH4 के लिए KH का मान ये वैल्यू दिया हुआ है। पूछ रहा है गैसों के बढ़ते हुए विलेयता का क्रम, विलेयता मीन्स क्या बोलेंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी, मतलब विलेयता, अगर विलेयता आपकी बढ़ेगी तो बताइए, यहाँ पूछ रहा है बताइए ये वैल्यू के लिए दिया हुआ है, अगर विलेयता बढ़ रही है तो KH की वैल्यू क्या होगी, KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी विलेयता जितना ज़्यादा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू उतनी कम होती है। तो देखो यहाँ पे विलेयता किसकी, देखो वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे CHO की देखो यहाँ पे 10⁻⁵ दिया हुआ है। तो KH की वैल्यू क्या होगा, इसकी इतनी कम विलेयता उसकी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप मिला सकते हैं, यही क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो HCHO, तो HCHO पहले आ गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखो इतनी वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ A है, यहाँ पे A है। उसके बाद कौन सा होगा, देखो CH4, तो यहाँ पे क्या होगा CH4 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 74 के, निम्न दिए गए किस अभिकर्मक द्वारा अभिक्रिया होगी। देखो लिखा हुआ है प्रोपीन की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन गया आपका एल्कोहल, इन से क्या बन जाएगा एल्कोहल। तो इसमें कौन सा रिएजेंट होगा जो डायरेक्ट इन को किसमें चेंज कर देगा, एल्कोहल में, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या होगा आपका हाइड्रेशन हो जाए। मतलब बांड टूटेगा, तो बांड टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये बांड इधर से इधर टूटेगा, पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जाएगा। और जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा यहाँ पे बताओ कौन सा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे यहीं पे, अगर आपसे पूछा जाएगा यहीं पे कि क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखना आपको है कि देखो H2O2 दे दिया है पेरोक्साइड, मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। जब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो क्या होगा आपका, यही आपका क्या होगा आपका 74 की बात करेंगे तो एल्कीन को किसमें चेंज कर रहा है, एल्कोहल में। तो याद रखिएगा यही आपका क्या होगा सेकेंड जो रिएजेंट होगा एल्कीन को आपका एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 75 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया आपका, एक कंपाउंड दिया है Y से क्या बन जा रहा है आपका, ये देखो फिर से वही बात, यहाँ से बॉन्ड टूटा और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ बन जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ की बात करें हम लोग तो यहाँ पे हो क्या बन गया आपका एल्कोहल। तो देखो पूछ रहा है Y क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड आप लिखिए H2O, यहाँ दिया है B2S6HF H2O2 फिर दिया आपका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 3 डिग्री क्या है आपका 3 डिग्री, और हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। और उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जब इसमें कराएंगे तो रिएजेंट इसमें कौन सा होना चाहिए जो
यहाँ पे एल्कोहल जोड़ेगा तो लेस नंबर ऑफ कार्बन पे जोड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे मरकरी एसीटेट H2O और क्या बोलेंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट, और यही आपका क्या होगा जब सोडियम बोरोहाइड्रेट लेंगे, और यही हम लोग बात करें, देखो क्या होगा आपका, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो मरकरी एसीटेट H2O और क्या बोलेंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट लेंगे, तो यही क्या होगा आपका, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन पे वह जोड़ देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बोलेंगे क्या हम लोग, थर्ड इज द यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहे हमारे 51 to 75 क्वेश्चन हिंदी में जिसको हम लोग डिस्कस किए, और इसके आगे आपका शिल्पा मैम कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं नीट 13। ठीक है, नीट 13 में जो भी आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चंस है 51 to 75 का जो क्वेश्चन का डिस्कशन है वो आपको उपेंद्र सर करवाएंगे, और आगे के जो क्वेश्चन है यानी कि 76 से 100 तक के जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी का एग्जाम भी बहुत बढ़िया गया होगा क्योंकि बहुत प्यारा पेपर बना हुआ था। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से इस चीज की और आगे जो भी मिस्टेक्स हुई होंगी उनको और अच्छे से आप ओवरकम कर पाएंगे थ्रू दिस डिस्कशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो भी हमारा क्वेश्चन है 76 to 100। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 76 नंबर का। पढ़िए क्या कह रहा है ये यहाँ पर बोल रहा है निम्न रूपांतरण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयोग होगा। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है जिसका कन्वर्जन रिएक्शन है, और बोला जा रहा है कि कौन से अभिकर्मक का हम यूज करके ये कन्वर्जन पॉसिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को देखो ध्यान से। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है। तो यानी कि एल्डिहाइड टू अल्कोहल क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन, अपचयन हो रहा है। ये क्या है, अपचयन हो रहा है। ठीक, अब देखो इसके लिए फर्स्ट अगर ऑप्शन की तरफ जाएं तो यहाँ पर H2 की उपस्थिति में जो उत्प्रेरक है निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तो यहाँ पर इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण भी एक प्रकार का क्या है, अपचयन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जन में CHO से एल्डिहाइड। सेकेंड वन की बात करें, लिथियम टेट्रा और एल्यूमिनेट, टेट्रा हाइड्रोजन एल्यूमिनेट। ठीक, अब यहाँ पर ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये होता है। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में फिर H2O से क्रिया कराई जाती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, अपचयन है। ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका फर्स्ट और सेकेंड डिग्री एल्कोहल, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करता है। क्लियर। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन NaBHR यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है इसको रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि इस अभिकर्मक की उपस्थिति में भी हम अल्कोहल से और जो हमारा एल्डिहाइड है उससे अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं इस रूपांतरण में। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये तीनों ही क्या है, अपचयन की एक विधियां हैं। क्या है, अपचयन की एक विधियां हैं। सबसे पहले क्या था, हाइड्रोजनीकरण हो रहा है H2 और इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। फिर क्या हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कह सकते हैं इसे एक तरह से, या फिर आप इसे लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट भी कह सकते हो। इसकी उपस्थिति में भी अपचयन हो रहा है, और साथ ही साथ लास्ट जो हमारा थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर भी अपचयन हो रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, फिर उपरोक्त सभी इस कन्वर्जन में जो अभिकर्मक का उपयोग होगा वो सभी का होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको पेज नंबर भी बता दे रहे हैं कहां पर ये मिलेगा। पेज नंबर आपका हो जाएगा 209 भी और 238 भी है। ठीक है, 238 भी है और 200 भी है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये कन्वर्जन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, इतना सभी को समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट 77 की तरफ चलते हैं। 77 क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया व अम्लीय जल अपघटन से 3 डिग्री अल्कोहल देगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन है इनमें से, इन चारों में से जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला बताओ, RMgX, जहां पर R क्या होता है, एल्किल और एरल समूह होता है, मैग्नीशियम धातु है और X हैलोजेंस है। ठीक,
तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया होती है और उसके बाद उसका अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तृतीयक अल्कोहल, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा होगा? अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, सारे देखो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और तीसरा कीटोन है, तो अगर इसे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लो, पेज नंबर 201 पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक, अब जब भी कभी कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल देता है। ठीक है, कीटोन्स ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया पर 3 डिग्री अल्कोहल देगा। ठीक, तो आंसर तो यहां से पता चल गया, हमें आंसर पता चल गया, क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होगा। और अगर हम देखो एल्डिहाइड की बात करें तो यहां पर जो फर्स्ट वाला एल्डिहाइड है, ठीक है, ये हमें देगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या देगा? 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और बाकी सभी अगर हम एल्डिहाइड समूहों की बात करें तो वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री द्वितीयक अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, इससे प्राथमिक अल्कोहल, इससे द्वितीयक, और कीटोन्स जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो तृतीयक अल्कोहल का निर्माण करेंगे। समझ आ गया इतना सभी को? क्लियर है? अगर हम फर्स्ट की रिएक्शन देखें, फर्स्ट की अगर हम रिएक्शन देखें, देखो HCHO है, कैसे रिएक्ट कर रहा है? RMgX से। ठीक है, एक जनरल हम रिएक्शन देख रहे हैं RMgX, तो यहां पर क्या बनेगा? RCH2OH और RCH2OMgX। ठीक है, RCH2OMgX है, यहां पर क्या जुड़ जाएगा? MgX। ठीक, ये मिला। अब देखो यही आगे फिर से उसने क्या बोला है रिएक्शन में? जलीय अपघटन, अम्लीय जलीय अपघटन कराना है, तो इसकी फिर से रिएक्शन कराई, जलीय अपघटन कराया। जब इसका जलीय अपघटन कराओगे तो आपको यहां पर RCH2OH प्राथमिक अल्कोहल मिला, प्लस क्या बचेगा आपके पास? लास्ट में आपको मिलेगा MgOH। ठीक, ये हो गई आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन की रिएक्शन। क्लियर है? ऐसे ही अगर आप सेकंड की भी देखो, सेकंड में अगर आप बात करोगे तो ऐसे ही ये क्या देगा? ये द्वितीय, ठीक, सेकंड डिग्री अल्कोहल देगा। कीटोन्स की अगर देखना चाहते हो तो यहां पर क्या होगा? कीटोन्स के लिए, तो कीटोन्स के लिए अगर देखें यहां पर सेम वही चीज है, R डैश। ठीक, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? RMgX के साथ। क्या मिलेगा? सबसे पहले देखो ये क्या है? कीटोन है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब यहां पर रिएक्शन होगी तो ये सारे R क्या होंगे? ठीक, इस तरह से ये बन जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? अब देखो यहां पर फिर से यही प्रोसेस करवाओगे ना, पहले तो ये मिल गया हमें, सारे R जो है C के साथ जुड़ गए और OMgX बन गया। फिर से अभी इसका जलीय अपघटन कराओगे तो क्या हो जाएगा? ये सिंपल, यहां पर ये हट के H जुड़ जाएगा, तो यहां पर फिर से यही रिएक्शन करवा दो, सेम चीजें, और ये हो गया OH। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल आपको यहां पर मिल गया। क्लियर है इतनी चीजें? और साथ में सेम कंपाउंड ये MgOH। क्लियर? इतना समझ में आया? नोट डाउन कर लो फटाफट, ये एक जनरल रिएक्शन है, इसके थ्रू आप और कोई भी देख सकते हो, तो फटाफट नोट डाउन करो जल्दी से यहां पर। क्लियर? ठीक है, इसे दूसरा R मान लो एल्किल का। क्लियर? चलो आगे बढ़े फिर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? कंसेप्ट समझ में आया? अम्लीय जल अपघटन दोनों में करवाया है, तो हमें लास्ट में क्या मिल गया? 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा यहां पर लिख देते हैं, देखो ये फर्स्ट डिग्री है, समझ जाना, और ये 3 डिग्री है। क्लियर? चलो, तो आंसर क्या हुआ इस हिसाब से सभी को पता है, आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कीटोन्स। बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत हो गए।
क्लियर। चलो नेक्स्ट, पेज नंबर बता ही दिया है और जानकारी के लिए पेज नंबर आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, क्यूमीन से फिनॉल के बनने में मध्यवर्ती कौन बनता है। तो क्यूमीन से फिनॉल की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, ठीक, क्यूनॉल से फिनॉल बन रहा है, लास्ट में हमें फिनॉल मिलना चाहिए, तो बीच में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, इनमें से आपको बताना है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन ऑक्साइड, ऑर्थोक्रिसोल या हाइड्रोक्यूनोन। ठीक, तो सबसे पहले क्यूमीन का यहाँ पर आप फॉर्मूला देख लो। ठीक, ये CH3 और ये CH3, ये क्या है आपका क्यूमीन है, ये क्या है क्यूमीन है। इतना क्लियर। अब इसकी रिएक्शन कराई गई O2 के प्रेजेंस में, तो यहां पर जो कंपाउंड मिलेगा, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, ठीक, इस तरह से लिख सकते हो, और यहां पर जुड़ जाएगा CH3, ये CH3। क्लियर, इतना समझ में आया, यहां तक की चीजें क्लियर है। अब देखो यही रिएक्शन आगे फिर होती है, ये क्या है, इसका नाम बताओ, ये है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड है, यानी कि यही हमारा आंसर है। अब फिनॉल तक का पूरा देख रहे हैं तो पूरा फिनॉल भी देख लेते हैं। यहां पर फिर से इसका यहां जल अपघटन हुआ, यहां पर हमें मिल गया फिनॉल। और एक चीज और, साथ ही में हमें एसीटोन भी मिलता है, CH3CO CH3, साथ में इसी अभिक्रिया में एसीटोन का उत्पादन भी होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की चीजें। तो आंसर है क्यूमीन परऑक्साइड, ठीक, हाइड्रो परऑक्साइड। डन, इतना समझ में आया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अच्छा, एक चीज और है, सबसे पहले एनसीईआरटी में ही कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी में आपको ये उसी चैप्टर में मिल जाएगा, पेज नंबर 202, जैसे अभी लास्ट बताया था, पेज नंबर 202 पर, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में। अब एक चीज और है, इन एडिशन टू, कि ये जो फिनॉल का प्रोडक्शन इसमें होता है, जो फिनॉल का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें कि फिनॉल सबसे ज्यादा किस तरीके की अभिक्रिया के साथ उत्पादित होता है, तो क्यूमीन से फिनॉल बनता है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन इससे ही होता है। क्लियर, अगर मान लो कभी बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। यहां तक की चीजें क्लियर है सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो ये रिएक्शन नोट डाउन कर लो और बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से क्वथनांक का सही घटता हुआ क्रम बताओ। तो यहां पर हाइड्रोकार्बन थर्ड है, यानी कि उसके बाद आएगा सेकेंड, फिर आएगा आपका थर्ड। ठीक है, ये सीक्वेंस होगा और इस सीक्वेंस को भी याद कर लो, काम आ जाएगा। क्लियर है, इतना सभी को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, यानी कि इस हिसाब से कौन सा क्रम मिल रहा है, फर्स्ट वाला। ठीक है, बाकी के यहां पर ऑप्शन गलत हो गए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। 79 का फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन। 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अम्लीय प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो यहां पर अम्लीय प्रकृति बतानी है। अब देखो अम्लीय प्रकृति हम कैसे निकालते हैं, -i प्लस -i और -m इफेक्ट वगैरह देखते हैं, लेकिन अगर जहां पर अलग अलग समूह हो या एक मतलब एक ही समूह हो वहां पर हम इफेक्ट्स देखेंगे। लेकिन अगर अलग अलग है, देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पर फिनॉल है, यहाँ पर आपका अल्कोहल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्रम क्या होगा, इसके लिए भी एनसीईआरटी में क्रम दे रखा है। अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो इसके लिए भी आपका आंसर दे रखा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा एसिटिक का होता है और कहीं एसिटिक है ही नहीं, मतलब एसिटिक की बात ना करें, कार्बोक्सिलिक समूह का। ठीक, सबसे ज्यादा एसिडिक, तो यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत, क्योंकि और कहीं दिख ही नहीं रहा है, देखो कोई मैच ही नहीं हो रहे हैं ऑप्शन, तो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। क्लियर, 80 नंबर का सही है। नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्न में से कौन अत्यधिक अम्लीय है। अब देखो सब में सेम समूह लगा हुआ है, सेम है। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर अलग अलग है तब तो हम पहचान कर लेंगे,
ठीक ऐसे ही। लेकिन अगर सेम है, देखो सब फिनॉल है, लेकिन अगर यहाँ पर सेम है तो हमें इफेक्ट देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले देखें तो जो एसिडिटी होती है, ठीक, जो हमारे अम्लीय प्रकृति होती है, अगर हम यहाँ लिखें अम्लीयता का क्रम जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जल्दी से बताओ। -I और -M, और व्युत्क्रमानुपाती होता है +I और +M, ठीक। इतना क्लियर है सभी को ये चीजें। अच्छा, अब यहां पर अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो -I यहां पर देखो, ठीक, 4th ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर सीक्वेंस देखेंगे तो सीक्वेंस हमारा यहां पर बनेगा सबसे पहले 4th का, ठीक, फिर आ जाएगा 3rd का, फिर 1st, ये ज्यादा होगा अम्लीय, ठीक, लास्ट में होगा 2, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस बन रहा होगा। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा सही हो गया, 4th, क्योंकि सबसे अधिक पूछा गया है ना, कोई क्रम नहीं पूछा गया है, तो बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत है। क्लियर इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फिनॉल जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का अवक्षेप बनता है। तो पूछा जा रहा है किस कलर का बनता है, भूरा, पीला, लाल या सफेद। तो देखो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर ये रिएक्शन देखते हैं फिनॉल, ठीक है। अब ये जो फिनॉल है ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ब्रोमीन जल के साथ। ब्रोमीन जल के साथ यहां पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो इस रिएक्शन में अगर हम बात करें, ये पूरी की पूरी रिएक्शन एनसीईआरटी में है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। कौन से पेज का है ये एनसीईआरटी में, 212, ठीक है। 212 पेज पर ये आंसर आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन ही मिल जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, अगर हम देखें यहां पर एक Br यहां लगेगा, ठीक है, एक Br यहां पर और एक Br यहां पर लगेगा, और ये आपका उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को। तो यहां पर और लास्ट में अगर बैलेंस करना चाहोगे तो ये 3 हो गया, और प्लस लास्ट में आपको मिल जाएगा HBr, ठीक है। रिएक्शन नोट डाउन कर लो जल्दी से, ये लास्ट में हमें HBr मिल जाएगा। इसे भी बैलेंस कर लो, 6 है ना, तो 3 ये है और 3 ये, 6, ठीक, क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यानी कि ये रिएक्शन फटाफट नोट डाउन कर लो, पहले रिएक्शन नोट डाउन करो, फिर बताते हैं इसका रंग कैसा होगा, ठीक है। यहां पर क्लियर। चलो अब अगर हम यहां देखें तो यहां पर जो अवक्षेप बनता है वो क्या बनता है, अभिक्रिया करता है तो 2,4,6, देखो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना है यहां पर। अब इसका अवक्षेप का जो रंग होता है वो सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है, यानी कि व्हाइट। तो आंसर इज 4th। और ये रिएक्शन के साथ साथ आपको आंसर भी एनसीईआरटी में पेज नंबर पर मिल जाएगा, जो पेज नंबर यहां पर लिख दिया है। क्लियर। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 83 में कह रहा है ये अभिक्रिया दे रखी है, ठीक, फिनॉल NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है, फिनोक्साइड बना रहा है, फिर यहाँ पर फिर से अभिक्रिया होती है और ये बन रहा है, ये क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है, ठीक है। क्या है ये, सैलिसिलिक अम्ल है। तो ये कह रहा है कि किस नाम से जानी जाती है, इस अभिक्रिया का आपको नाम बताना है। ये अभिक्रिया भी सेम पेज नंबर 212-213 पर आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी में, ठीक है। आप देखोगे पूरी पूरी रिएक्शन एज इट इज मिल जाएगी, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक। अब बताओ इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रीमर-टीमन, कोल्बे, विलियमसन और फ्रीडल-क्राफ्ट। क्या होगा, बहुत फेमस अभिक्रिया है ये, इसे बोलते हैं कोल्बे अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, कोल्बे अभिक्रिया बोलते हैं। नोट डाउन कर लो इस रिएक्शन को, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा। यहाँ पर फिनॉल की अभिक्रिया जिंक डस्ट से कराई जा रही है तो क्या बनता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेंजीन बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, जब फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है, ठीक, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराई जाती है, ठीक, क्या बनेगा जल्दी से बताओ, अभी अभी बताया, बेंजीन बनता है, बेंजीन, और लास्ट में आपका ZnO बन जाता है। क्लियर, तो ऑप्शन सामने ही है, क्या होगा 84 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 85, ठीक है, 85 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, बताओ 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर Na2Cr2O7 के साथ, और सल्फ्यूरिक अम्ल का भी उपयोग किया जा रहा है और हीट दी जा रही है। ये कह रहा है मुख्य उत्पाद बताओ। अब यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। अच्छा, ये वाला जो ये रिएक्शन है ये भी आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 213 पर एज इट इज ये रिएक्शन दे रखी है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हमें बेंजोक्विनोन बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, बेंजोक्विनोन, यहाँ पर लिख देते हैं बेंजोक्विनोन, ठीक, बेंजोक्विनोन बनता है। आप फॉर्मूला देख लो बेंजोक्विनोन का, इतना तो सबको पता है भाई, क्या होता है बेंजोक्विनोन। यहाँ पर अगर बनाओगे, ठीक, यहाँ पर ऑक्सीकरण भी लिख लो, अच्छा ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, ठीक, क्लियर, ये हो जाएगा। तो ये कहां पर है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन गलत है। पेज नंबर 213 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर, चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है CH3OH यानी कि मेथेनॉल के व्यावसायिक उत्पाद के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है, बताओ। यानी कि मेथेनॉल का हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड से उसको क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो कमर्शियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड जो होता है वो कौन सा होता है ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल मेथड इसका होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 की उपस्थिति में ये रिएक्शन करवाई जाती है, और Zn होता है, ZnO और CrO3, ठीक, Cr2O3 होता है। क्लियर, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखिए, और 200 एटमॉस्फेयर पर ये रिएक्शन होती है, और साथ ही साथ बहुत हाई टेम्परेचर 573 केल्विन पर बनता क्या है, फिनॉल, आपका मेथेनॉल बनता है, ठीक है, मेथेनॉल, सॉरी, डन। तो यही सबसे फेमस रिएक्शन है CH3OH के उत्पादन के लिए। किस प्रकार के उत्पादन के लिए, व्यावसायिक उत्पादन के लिए, ठीक है, समझ आ गया इतना। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये भी आपको पेज नंबर 214 पर मिल जाएगा, ठीक है, 214 पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड वन इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत। नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। एथेनॉल के अतिरिक्त विकृतीकरण अल्कोहल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। यानी कि जब एथेनॉल बन जाता है तो उसके विकृतीकरण, डीनेचुरेशन, यानी कि और उसको यहाँ पर विकृत करने के लिए अल्कोहल में और क्या क्या चीज मिला देते हैं। तो सबसे पहली चीज कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट मिलाते हैं उसके रंग के लिए, कलर के लिए, ठीक। दूसरी चीज पिरिडीन मिलाते हैं, ठीक है, पिरिडीन मिलाते हैं दुर्गंध के लिए, दुर्गंध के लिए, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो, CuSO4 कॉपर सल्फेट रंग के लिए, पिरिडीन किसके लिए मिलाते हैं, दुर्गंध के लिए। तो फर्स्ट एंड टू फोर्थ ऑप्शन दोनों, एक व दो। क्लियर है, तो 87 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, ये भी आपको एनसीईआरटी में ही पेज नंबर 214 पर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं वहां से भी। क्लियर, चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल का H2SO4 के साथ निर्जलीकरण करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। इस अभिक्रिया के लिए तापमान होना चाहिए 273, 298, 413 या 443। क्या होना चाहिए ये बताना है।
अच्छा, एथेनॉल की बात हो रही है, CH3 CH2OH, ठीक। इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है किसके साथ, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जा रही है। अब देखना, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अलग अलग ताप पर कराई जाती है। यहां पर भी सल्फ्यूरिक अम्ल, यहां पर भी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। ये रिएक्शन भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगी पेज नंबर 215 पर, नोट डाउन कर लेना, पेज नंबर 215 पर, ठीक। अब देखो, अलग अलग टेम्परेचर से अलग अलग उत्पाद यहां पर आपको मिलेगा, ठीक। यहां पर 413 केल्विन, 443 और 413 से, तो 443 से हमें एथीन मिलता है। क्या मिलता है? एथीन मिलता है, ठीक, 443 से। और अब देखो, यहां पर एक चीज तो कॉमन हो गई, यानी कि अब रिएक्शन हमारा क्या होगा, जो आंसर होगा वो 443 तो नहीं होगा, फिर क्या होगा, 413 होगा। इससे ही हमें क्या मिलता है, डाई एथिल ईथर मिलता है। इससे ही हमें क्या मिलता है, डाई एथिल ईथर, यानी कि यहां पर हमें आंसर मिल गया, डाई एथिल ईथर, ठीक है, क्लियर। तो देखो, अलग अलग टेम्परेचर पर फर्स्ट पर एथीन और 413 केल्विन पर डाई एथिल ईथर, यानी कि एथॉक्सी एथेन, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी बुला सकते हो। तो आंसर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। यही रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में एज इट इज मिल जाएगी, चाहो तो नोट डाउन कर लो और चाहो तो एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो, ठीक है। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नोट डाउन करना है, जिन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, पेज नंबर ऑलरेडी बता दिया है और रिएक्शन भी यहां पर आपको पता चल गई। चलो अब बात करते हैं हम लोग 89 नंबर के क्वेश्चन की। 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही कार्बनिक उत्पाद को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है और हमें एक उत्पाद यहाँ पर पता है, क्या है, NaBr पता है। अब ये कह रहा है आगे का उत्पाद क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले तो देखो, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। तो हमें यहाँ पर जो मिलेगा, 2 उत्पाद मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, देखो, अगर यहाँ पर रिएक्शन देखें, यहाँ पर अगर रिएक्शन देखोगे तो 2 उत्पाद, एक यहाँ पर मिल जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ठीक, ये मिल जाएगा फर्स्ट वन। और NaBr तो है ही, ठीक है, NaBr प्लस NaBr यहाँ लिख देते हैं और आपको मिलेगा यहाँ पर एल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक। तो ये कहां पर है, देखो, फर्स्ट, सेकंड भी नहीं है, ठीक है, सेकंड में ये फर्स्ट वाला तो मैच नहीं हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएंगे। क्लियर है ये। चलो, तो 89 का फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यहां पर कराई जा रही है। डन। चलो नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा देखो, अभी तक हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चन कर रहे थे और अब जो पार्ट आया है वो सॉल्यूशन का है, क्योंकि 2 टॉपिक आ रहे हैं ना इस बार पेपर में आपके, तो 2 टॉपिक में सॉल्यूशन है और अल्कोहल फिनॉल ईथर है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन के यानी कि विलियन के भी हैं। तो विलियन के अब देखते हैं यहाँ पर NaOH के 0.25 मोलर विलियन का आशय क्या है, यानी कि NaOH का 0.25 मोलर, ठीक। तो यानी कि ये मोलर की जो बात हो रही है वो मोल्स की बात हो रही है और विलियन से मतलब क्या है, इस विलियन से मतलब, तो अगर हम मोलरता की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है मोलरता का, मोल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में, है ना। और ये क्या होते हैं, विलय के मूल होते हैं, विलय के मूल। और इसी को ही हम लोग पूरी तरह से डिस्क्राइब जब करते हैं तो हम लोग क्या बोल देते हैं, मोलरता बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मोलरता। तो ये जो 0.25 दे रखा है वो क्या है, विलय के मूल हैं। वो क्या है, विलय के मूल। अब देखो,
इसमें ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले 1 मोल जल में NaOH के 0.25 मोल, ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है 0.25 मोल, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है 1 लीटर विलियन में NaOH के 2.5 मोल। क्या इसको पढ़कर ही डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है? देखो, विलियन का आयतन लीटर में, यानी कि 1 लीटर विलियन हमने यहाँ पर माना है, जिसमें NaOH के यानी कि विलय के मोल कितने हैं? 0.25, ठीक। तो यहाँ पर ये रिएक्शन, ये जो हमारा थ्योरी है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अब देखो, 1 किग्रा की बात आ गई, यानी कि किलोग्राम, किलोग्राम तो मोललता में होता है, तो ये गलत हो गया। 1 लीटर विलायक में, विलायक नहीं, डेफिनेशन फॉर्मूला क्या कहता है? विलियन का आयतन कह रहा है, ना कि विलायक का आयतन, तो ये भी गलत हो गया। 2.5 मोल, 2.5 मोल, ठीक है, लेकिन 1 मोल जल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, 0.25 मोल यहाँ पर NaOH की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग विलय के मोल देखते हैं, ना कि विलायक के मोल। डन, समझ में आया? तो यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 90 का दूसरा, ठीक है, 90 का दूसरा आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक विलियन में एथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करें जिसमें 20% C2H6O2 द्रव्यमान से है। 20%, देखो 20% को, जो 20% ये जो ग्लाइकोल दे रखा है आपको C2H6O2, ठीक, यही तो है। अब देखो, ये कह रहा है 20%, क्या हम इसे 20 ग्राम मान सकते हैं? मान सकते हैं? जल्दी से बताओ, क्या हम इसे मान सकते हैं ना? चलो, तो यानी कि हमें द्रव्यमान दिया गया है 20 ग्राम, ये क्या हो गया? दिया गया द्रव्यमान, ध्यान से देखना, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान। अच्छा, एक्चुअल में इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, 2C है, यानी कि यहाँ पर 24 प्लस 6 प्लस यहाँ पर 32, ये आ गया आपका, ऐड करोगे तो आ गया 62 ग्राम पर मोल, ठीक। यहां तक चीजें समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है? तो यानी कि हम यहां से मोल निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं कैसे? N इक्वल्स टू W/M, 20/62, कैलकुलेट करो, 20/62 कितना आपको मिलेगा? 0.622, ठीक है, कितना मिलेगा? 0.622। अब देखो, एथिलीन ग्लाइकोल को विलय माना, ठीक है, और जो जल है उसको विलायक मान लिया, क्योंकि विलायक ज्यादा मात्रा में है। अब मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या कहता है? मोल प्रभाज का फॉर्मूला 2 कंपोनेंट विलय और विलायक के लिए होता है, तो हम यहाँ पर C2H6O2 के लिए देखते हैं। ये क्या कह रहा है? विलय के मोल अपॉन विलियन के मोल होते हैं, कुल विलियन के। तो विलय का मोल अभी अभी आपने 0.322 कैलकुलेट किया, विलियन के मोल में तो 0.322 कंसीडर होता है, प्लस एक चीज और है, विलायक भी है, तो विलायक का मोल अभी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना रह गया है। विलायक कौन है? जल है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसे N ग्लाइकोल कह दें, C2H6O2, ठीक, इसके मोल, और यहाँ पर हम NH2O कह दें। समझ आ रहा है? क्लियर है? उसके बाद W इसके लिए अगर हम देखें, 20% तो ये है, 20 ग्राम यहाँ पर ये है 20 ग्राम, तो बचा हुआ अगर हम 100 मानकर चले तो बचा हुआ क्या है? 80, ठीक, यानी कि दिया हुआ द्रव्यमान 80 है। एक्चुअल में इसका द्रव्यमान कितना होता है? 18। कितना हो गया? इसको कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा? 80/18। तो जब ये आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, आएगा आपका 4.44, ठीक। अब क्या करना है? जस्ट 4.44 रख दिया। यहां पर हमें किसके मोल प्रभाज मिल गए? ग्लाइकोल के। किसके मोल प्रभाज मिल गए? ग्लाइकोल के। कितना आएगा? 0.676, या फिर आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो 0.68, ठीक है, क्लियर? इस तरह से लिख सकते हो। तो हमें ये पता चल गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि एक विलियन में एथाइलिन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज याद करो। कितना आया? 0.068, ठीक है, 0.0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.068, ठीक है। यहां पर भी सेम यही चीज होगी, 0.067 या फिर 68, सेम चीज है। क्लियर? देखो
इसे सॉल्व करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.067 या फिर आप इसे इस तरह से मान सकते हो 0.068। क्लियर। तो यहाँ पर ग्लाइकोल के मोल प्रभाज आपको मिल गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन में जल के भी मोल प्रभाज ज्ञात करने को कहता तो क्या करते हैं, आपको पता है काई, ये जो है C2H6O2 प्लस काई वाटर के जो होते हैं दोनों के मोल प्रभाज इक्वल टू 1 होते हैं। फर्स्ट का मान आपको पता चल गया 0.068, इसका आपको निकालना है तो इसे x मान लिया और ये 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको वाटर के भी मोल प्रभाज, जल के भी मोल प्रभाज पता चल जाएंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 0.932। ठीक। तो अगर वाटर के पूछेगा तो आपको निकालना है यहाँ पर। इतना समझ में आ गया सभी को। तो यानी कि ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो फटाफट जल्दी से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 91 का सेकेंड आंसर इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, नाइट्रिक अम्ल तथा जल स्थिर क्वाथी के किस उदाहरण की श्रेणी में आते हैं, अधिकतम, न्यूनतम, दोनों या फिर स्थिर क्वाथी है ही नहीं। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 और जल की बात कर रहे हैं तो ये स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन ये अधिकतम क्वथनांक वाली श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर हम राउल्ट नियम की बात करें तो राउल्ट नियम से ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कैसा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, राउल्ट नियम से। तो इसलिए ये अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। विलियन में कैसा विचलन प्रदर्शित करते हैं? ऋणात्मक। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं। नेक्स्ट 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम धातु की ओर बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में निम्न अल्कोहलों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सारे ही अल्कोहल दे रखे हैं और आपको वहां पर क्या बताना है, सोडियम धातु की ओर बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में। ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्रियाशीलता देखें, ठीक है, क्रियाशीलता अगर हम लोग सोडियम धातु के सापेक्ष देखें, सोडियम धातु के, तो यहाँ पर जो क्रियाशीलता अल्कोहल्स की होती है, देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री दे रखे हैं दोनों ही। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हो गया आपकी 1 डिग्री अल्कोहल की। किसकी? 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो यहां से सीक्वेंस बना लो। 1 डिग्री देखो तो यानी कि थर्ड की, ठीक है, थर्ड की सबसे ज्यादा। फिर आ जाएगा सेकेंड डिग्री में, सेकेंड डिग्री में आपकी सेकेंड की, ठीक है, सेकेंड। फिर थर्ड डिग्री की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला आ जाएगा। अब ये सीक्वेंस देख लो कहां पर है, थर्ड किस में ज्यादा है, थर्ड 2 ऑप्शन में ज्यादा है, फिर उसके बाद फर्स्ट है या सेकेंड है, देखो फिर है सेकेंड। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। क्लियर? अब देखो सोडियम धातु क्या है, सोडियम धातु है, नाम से ही क्या हो गया, क्षार है। तो यहाँ पर क्रियाशीलता तो जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा वो उसकी तरफ सबसे ज्यादा यहाँ पर क्रियाशीलता प्रदर्शित होगी। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 94 ये क्वेश्चन कह रहा है घटती हुई अम्लीयता का सही क्रम बताओ। देखो अभी अभी ऐसे ही क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर आप बताओ दो जल्दी से। घटती हुई क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन 1 डिग्री, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे 2, फिर 3, ठीक, बीच में यहाँ पर एथिल अल्कोहल। समझ आ गया? तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। बढ़ती हुई घटती हुई अम्लीयता का क्रम बताया जा रहा है। ठीक है, घटती हुई अम्लीयता का क्रम, यहाँ पर क्रियाशीलता Na धातु के अनुसार बोला गया है। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सेकेंड ऑप्शन, घटती हुई अम्लीयता का सही क्रम। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, 94 का सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया क्रम के अंतिम उत्पाद को पहचानिए।
फिनॉल की रिएक्शन यहाँ पर हो रही है जिंक धातु के साथ, जो डिस्टिलेशन हो रहा है आसवन, तो X हमें मिल रहा है, ठीक है, ये X। फिर इसी की किससे हो रही है, CH3COCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमें Y मिल रहा है। अब ये बोल रहा है कि अंतिम उत्पाद को पहचानिए, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है कि Y क्या है, Y बताओ। यहाँ पर बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, डाइफेनल या मेथिल सिलिकेट, क्या होगा यहाँ पर आंसर। अच्छा, X की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो आपको बेंजीन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको बेंजीन मिलेगा, लेकिन फिर वही बेंजीन किसके साथ क्रिया कर रहा है, CH3COCl के साथ, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको COCH3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला नाम बताओ, इसका क्या हो जाएगा, नाम बताओ जल्दी से। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनॉन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं। क्लियर, X लिख लो बेंजीन, और Y आपको पता है, यहां लिख देते हैं एसिटोफिनॉन, ठीक है, एसिटोफिनॉन। क्लियर इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब ये कह रहा है कॉलम 1 यानी कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए तथा उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। सबसे पहले देखो, स्तंभ ए में कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं, स्तंभ 2 में उनसे रिलेटेड जो उत्पाद हैं उनके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखो कोई रिएक्शन आपके पेपर से लग रही है, पहचानी हुई, अगर हम लोग देखो सबसे पहले तो ऑप्शन को ट्रैक करो। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो देख के ही लगता है कि अरे बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है, नहीं, आप इसको क्या कर सकते हो, अपने लॉजिक से जल्दी फिनिश कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले ऑप्शंस को ध्यान से देखो कहां पर वैरायटी है, ठीक, जहां पर वैरायटी देखो बी और सी में अगर देखोगे तो थर्ड, फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड, सी में देखोगे सेकंड आ रहा है, ठीक। तो अगर हम ए की बात करें, ए में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, डी में भी फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, तो अगर हम इनमें से किसी एक को मैच कर ले तो हमें आंसर यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट को अगर देखोगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन हो रहा है। अच्छा, ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दे रखी है पेज नंबर 276 पर, ठीक है, पेज नंबर 276 पर देख रखी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात हो रही है, ठीक। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है, यानी कि जल अपघटन कराया जा रहा है, तो हमें इससे क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। तो यानी कि ए का फोर्थ थर्ड ऑप्शन हमें ऑलरेडी यहाँ पर पता चल गया। अच्छा, अभी अगर इसी को हम और रिएक्शन देखना चाहें, अगर और रिएक्शन देखना चाहते हो तो कैसे, फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे फिनॉल की, तो यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो है ना, क्या मिलता है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिलता है, जिसे हम और क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, जिसे हम पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। डी का थर्ड, देखो डी का थर्ड, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। डन, समझ में आया, रिएक्शन लिखनी है, चलो रिएक्शन लिख लेते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात हो रही है, यानी कि बेंजीन हो गया, डाइएजोनियम क्लोराइड यानी कि N2+ और Cl- आ जाएगा ऊपर, N2+ Cl-, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन, यहाँ पर इसका जल अपघटन कराया गया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराया गया है, तो यहाँ पर H2O के साथ डायरेक्ट रिएक्शन हो गई। अब बताओ, अभी अभी बताया इसका जल अपघटन कराया तो हमें क्या मिला, फिनॉल मिल गया। क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया, और साथ में क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। ये पूरी रिएक्शन है, ठीक है, ये पूरी रिएक्शन है। क्लियर, समझ आया इतना, चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से रिएक्शन। पेज नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाली भी अगर आप देखना चाह रहे हो, नेक्स्ट वाली क्या थी, डी वाली, जिससे हमने अपने आंसर को श्योर किया था, क्या थी, ये बोल रहा था फिनॉल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि HNO3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा था, अभी अभी हमने बताया था 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। यहाँ पर ये फिनॉल हो गया, ठीक, 2,4,6, तो यहाँ पर NO2 4 NO2 और यहाँ पर NO2, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से,
पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो डी का थर्ड हो गया। समझ आया सभी को? चलो तो जल्दी से ये भी नोट डाउन कर लो, यहां लिख लो पिक्रिक अम्ल। डन, चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। नेक्स्ट, तो यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, बी का फर्स्ट यानी कि यहां पर पी क्रिसोल और सी का यहां पर सेकेंड सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। डन, चलो नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 1 लीटर में H2SO4 का 0.1 मोलर विलयन तैयार करने के लिए हमें H2SO4 की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान ही पूछा जा रहा है। दिया क्या रखा है यहाँ पर? मोलरता की अगर बात करो तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर हम देखें तो आपको मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? N/V होता है। यहाँ पर N से हम W/M फाइंड आउट करते हैं। W ही हमें ज्ञात करना है, W ज्ञात करना है। दे क्या रखा है? अच्छा देखो, इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर 0.1 दे रखा है, 1 लीटर यानी कि आयतन दे रखा है। तो N कितना आ गया यहाँ पर? N आ गया आपका, जल्दी से बताओ, सेम वही आ गया, 0.1 आ गया। ठीक, तो हमें N पता हो गया 0.1। अब देखो N पता है, W निकालना है और M तो हम ऑलरेडी पता कर लेंगे। N आपको दे रखा है 0.1, W ज्ञात करना है। M इसके लिए क्या होता है? H2SO4 के लिए जल्दी से बताओ, 98 होता है। क्या होता है? 98। यहाँ पर 98 कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो ये 9.8 बन जाएगा, 9.8 ग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन, 97 का फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर? डन, यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं। तो 97 का फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 98 कह रहा है 98% वेट यानी कि द्रव्यमान जो प्रतिशत है H2SO4 जिसका घनत्व दे रखा है 1.8 ग्राम ml माइनस की मोलरता क्या होगी? मोलरता का फिर से फॉर्मूला आप सभी को पता है, N/V। ठीक, N आप यहां पर ज्ञात कर लोगे, W आपको यहां पर ऑलरेडी दे रखा है। देखो W दे रखा है, M अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है। तो ये कितना दे रखा है? 98 ग्राम मान ले से, ये भी 98 होता है। तो N कितना आ गया? 1 आ गया। N यहां पर पुट कर दो। अब बचा क्या? V बचा। ठीक, आयतन बचा। आयतन कैसे निकालोगे? यहाँ पर आयतन निकालने के लिए आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, तो इसे इधर कर दो आयतन, V इधर कर दो, तो द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है यहाँ पर अगर हम देखें तो द्रव्यमान 100 मान लिया। ठीक है, 100 ग्राम, और आयतन निकालना है, घनत्व 1.8 दे रखा है। अब डिवाइड कर दो 100/1.8, ये कितना बन गया? 55.5 बन गया। अब यहाँ पर 55.5 है, ये तो आपका लीटर में होगा नहीं, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। अब इसे कैलकुलेट कर लो। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 1000 डिवाइड बाय 55.5 तो ये कितना आ जाएगा आपका? 18 आ जाएगा मोलर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 98 का सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डन, क्लियर है इतनी चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? छूटी हुई कड़ियों को पूरा करें। अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो हमें कुछ उत्पाद X मिला। फिर इसी की पेरोक्साइड HBr की उपस्थिति में रिएक्शन हुआ तो Y मिला। फिर CH3ONA की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई तो Z मिला। तो ये कह रहा है XYZ बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर जल्दी से बताओ क्या होगा XYZ। अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले KOH के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ बनेगा CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, X तो ये हो जाएगा। फिर ये जब पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी HBr और पेरोक्साइड, ये है X। ठीक, अब फिर से ये रिएक्शन हुई तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 और CH2Br। ठीक, क्लियर? फिर से यही रिएक्शन हुई किसके साथ? CH3ONA के साथ, तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2O CH3। ठीक, X Y Z। ठीक है,
नोट डाउन कर लो, ऑप्शन मैच कर लो। फर्स्ट ऑप्शन एक्स क्या होना चाहिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है। अच्छा, चारों मैच कर रहे हैं। अगर हम Z की बात करें, Z में CH3CH2, देखो ये नहीं होगा, इसका मतलब CH3CH2O, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन, CH3CH2 CH2O CH3। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। क्लियर, तो 99 का फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 100, लास्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हैं, स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलाइए तथा उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। अब देखो, देख के ही ये क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत टाइम लेगा, है ना, बहुत टाइम लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप 30 सेकेंड से भी कम में कर सकते थे। कैसे, यहां पर बोल रहा है मेथेनॉल है, कोल्वे की अभिक्रिया है, जो विलियमसन संश्लेषण होता है वो है, और कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में रूपांतरण किया गया। रिमोटिमन है, फर्मेंटेशन है। ठीक, उसके आगे यहाँ पर कॉलम 2 में चीजें और बताई गई हैं। तो अब देखो यहाँ पर सबसे आसान क्या है, सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ फिनॉल ओ हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड, ये भी लग रहा है कि रिएक्शन होगी, बड़ी चीज होगी तो टाइम लगेगा। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का हम फर्मेंटेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर F का तो सेकेंड हो गया। कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड, ये भी रिएक्शन होगी, कौन करेगा, टाइम लगेगा, है ना, ऐसा, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होता इतना। नेक्स्ट फोर्थ कह रहा है वुड स्प्रिट। अगर हम मेथेनॉल की बात करें तो उसे वुड स्प्रिट भी बोला जाता है। आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, जहां पर अल्कोहल फिनॉल, जो हमारा अल्कोहल फिनॉल चैप्टर है, जहां पर आपको जो व्यावसायिक उत्पादन के तरीके बताए गए मेथेनॉल और एथेनॉल के, वहां पर फर्स्ट लाइन में ही लिखा है जो मेथेनॉल है उसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। तो यहां से आप श्योर हो गए कि A का फोर्थ होगा, A का फोर्थ होगा और F का सेकेंड होगा। ठीक, अब ऑप्शंस की तरफ देख लो, A का फोर्थ कहाँ है, A का फोर्थ आपको फर्स्ट देखते ही पता चल गया, आपको F भी मैच कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर A का फोर्थ थर्ड ऑप्शन में है, F का सेकेंड आपकी कंफर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होता है। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और जो हमारे 76 से 100 तक के क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।